नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ इसी चैनल पर जिसका नाम है प्रमुख स्टडी यूट्यूब चैनल। विद्यार्थी मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से पाठ चौथा कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री, इसी पाठ पर आज हम वर्कबुक के कई प्रश्न जो है उनकी चर्चा करेंगे। तो चलते हैं वर्कबुक की ओर। वर्कबुक का पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि हमें खाली जगह भरनी है। तो पहली खाली जगह है, शास्त्री जी का जीवन दर्शन खाली जगह के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। तो खाली जगह में जवाब होगा गीता। दूसरी खाली जगह सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करती थी। तो खाली जगह का जवाब है विनम्रता। तीसरी खाली जगह है, गांधी जी के आह्वान पर वे खाली जगह छोड़कर बाहर आ गए थे। जवाब है स्कूल छोड़कर। चौथी खाली जगह देखें तो खाली जगह के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था। तो जवाब था कर्म। पांचवी खाली जगह देखें, उत्तर प्रदेश में उन्हें खाली जगह बनाया गया। जवाब है गृह मंत्री। छठी खाली जगह है, वे अपने को कभी भी अपने खाली जगह के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। तो खाली जगह में जवाब है पद। वर्कबुक का अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, सही विधान के सामने सही और गलत विधान के सामने गलत चिन्ह लगाए। विधान नंबर 1, शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है। तो विधान सही है। दूसरा विधान, शास्त्री जी का जीवन दर्शन रामायण के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। ये तो विधान बिल्कुल गलत है। रामायण की जगह गीता का प्रतिरूप था। तीसरा विधान, शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण था। विधान सही है। चौथा विधान, शास्त्री जी की परवरिश बहुत बड़े घराने में हुई थी। विधान गलत है, क्योंकि शास्त्री जी की परवरिश तो सामान्य घर में ही हुई थी। पांचवा विधान, विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करती थी। तो ये विधान बिल्कुल सही है। अगला विधान छठा, पंडित नेहरू के आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए थे। तो ये विधान गलत है। पंडित नेहरू नहीं, लेकिन गांधी बापू के आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए थे। वर्कबुक का अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो वाक्यों में लिखिए। पहला प्रश्न है, शास्त्री जी का सारा जीवन कैसा था? तो उसका जवाब ये रहा, शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन कर्म से भरा हुआ था। प्रश्न नंबर 2, शास्त्री जी के जीवन दर्शन में कौन सी 3 बातें दिखाई पड़ती है? जवाब है, शास्त्री जी के जीवन में 3 बातें दिखाई देती है। पहली, अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था होनी चाहिए। नंबर 2,
उद्देश्य को पाने के लिए कर्म योग का अनुसरण, और नंबर 3, कर्म के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, शास्त्री जी के संपूर्ण जीवन का अनुपम उदाहरण क्या है? जवाब है, शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। प्रश्न नंबर 4, शास्त्री जी पर कौन कौन से चिंतकों का प्रभाव रहा है? जवाब है, शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों का, डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का प्रभाव रहा है। प्रश्न 5, शास्त्री जी को जेल कब जाना पड़ा? जवाब है, शास्त्री जी को सन 1930 में नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, उसमें उन्होंने भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उनको जेल जाना पड़ा। छठा प्रश्न, श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना गुरु मानते हुए क्या कहा था? जवाब है, श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना गुरु मानते हुए कहा था कि उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। वर्कबुक का अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें पहला प्रश्न ये रहा, शास्त्री जी अपने भाषण में किस तरह के विचार व्यक्त किए थे? उसका जवाब ये रहा आपके सामने, अलीगढ़ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने छात्रों से कहा था कि भविष्य में आप कुछ भी बने, लेकिन सबसे पहले आप इस देश के नागरिक हैं। देश का संविधान आपको कुछ अधिकार देता है, तो साथ ही आपको कुछ कर्तव्यों का भार भी डालता है। देश में प्रजातंत्र होने के कारण प्रत्येक नागरिक को निजी स्वतंत्रता भी मिली है। इस स्वतंत्रता का उपयोग हमें समाज के हित में करना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, शास्त्री जी ने देश की किस आकांक्षा को पूरा किया और कैसे? तो उसका सही उत्तर है, प्रधानमंत्री के रूप में पंडित नेहरू एक समृद्ध राजनीतिक विरासत छोड़कर गए थे। उनकी मृत्यु के बाद उसे कुशलतापूर्वक संभालकर शास्त्री जी ने देश की आकांक्षा पूरी की। शास्त्री जी का चरित्र निर्मल था, उनमें अद्भुत संकल्प शक्ति थी। राष्ट्र को लाभ पहुंचाना उनके हर कर्म का एकमात्र उद्देश्य रहता था। उनके इन्हीं गुणों के बल पर वह नेहरू जी की विरासत को संभालने और उसे आगे बढ़ाने का कठिन काम पूरा कर सके। प्रश्न नंबर 3, लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का क्या प्रभाव पड़ा? इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार है, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था।
और उसी में उनकी परवरिश भी हुई। प्रधानमंत्री जैसे ऊंचे पद पर पहुंचने पर भी वे सामान्य ही बने रहे। विनम्रता, सरलता, सादगी और जन सेवा की भावना उनके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग बन गई थी। ये सारे गुण महात्मा गांधी के थे, जो शास्त्री जी में अपने आप आ गए थे। गांधी जी की तरह उन्होंने अछूतोद्वार कार्यक्रम भी चलाया। इस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का गहरा प्रभाव पड़ा। प्रश्न नंबर 4, शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत कैसे हुई? तो इस प्रश्न का जवाब है, शास्त्री जी में कार्य के प्रति गहरी निष्ठा थी। वह मेहनत करने की अदम्य क्षमता भी रखते थे। अपने इन्हीं गुणों के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांत के व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कई बार वे संसद के लिए चुने गए, परंतु उनके संसदीय जीवन की वास्तविक शुरुआत सन 1937 के निर्वाचन से हुई। वर्कबुक का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। तो पहला शब्द है दायित्व। इस शब्द का समानार्थी शब्द बनेगा जिम्मेदारी। दूसरा शब्द है आस्था। तो आस्था शब्द का समानार्थी शब्द है श्रद्धा या विश्वास भी कह सकते हैं। शब्द नंबर 3 दक्षता। इस शब्द का समानार्थी शब्द है निपुणता। चौथा शब्द प्रख्यात। तो इस शब्द का समानार्थी शब्द बनेगा प्रसिद्ध। अगला शब्द देखें तो समन्वय। इस शब्द का समानार्थी शब्द है मेल। अगला शब्द नजर। तो इस शब्द का समानार्थी शब्द है दृष्टि। प्रवचन। तो इस शब्द का समानार्थी शब्द भाषण। अगला शब्द है राज्यसभा, यानी कि इस शब्द का समानार्थी शब्द है दरबार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित वाक्यों में से अव्यय छांटिए। विद्यार्थी मित्रों, अव्यय का शाब्दिक अर्थ देखें तो जो व्यय न हो, यानी कि जिन शब्दों के रूप में लिंग परिवर्तन ना हो, वचन परिवर्तन ना हो या काल का परिवर्तन ना हो, ऐसे शब्दों को हम अव्यय कहते हैं, यानी कि अविकारी शब्द भी कह सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, उदाहरण हम देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अव्यय हम आखिर किसे कहते हैं और वो अव्यय कैसे समझ में आएंगे। तो देखते हैं उदाहरण। पहला उदाहरण है, आज मैंने बहुत कम खाना खाया है। तो इस विधान में, इस वाक्य में आज जो शब्द है वो अव्यय शब्द है। वो चाहे काल में परिवर्तन नहीं होता, लिंग परिवर्तन में भी परिवर्तन नहीं होता और वचन परिवर्तन में भी परिवर्तन नहीं होता। इस शब्द को हम क्रिया विशेषण अव्यय कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे खाने की क्रिया हो रही है, इसीलिए आज जो शब्द है वो अव्यय है और इसे क्रिया विशेषण अव्यय कहेंगे। दूसरा विधान देखें तो अंजलि सोनल के आगे बैठी है। तो इस वाक्य में जो आगे शब्द है वो अव्यय है और ये सब जो शब्द है वो अंजलि और सोनल के बीच में संबंध बताता है, इसीलिए ये शब्द संबंधबोधक अव्यय कहलाता है। तीसरा उदाहरण है, मीनाक्षी और सालवी गांव जा रही है। तो इस वाक्य में और जो शब्द है वो अव्यय है और ये जो शब्द है वो समुच्चय बोधक अव्यय है, यानी कि मीनाक्षी और सालवी
को दोनों को जोड़ने का काम करता है, इसीलिए यहाँ पे और शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहा गया है। चौथा उदाहरण देखें तो अरे ये क्या कर रहे हो, ये जो विधान है और उस विधान में अरे जो शब्द है वो अव्यय है और अरे शब्द विस्मय आदि बोधक अव्यय कहा गया क्योंकि यहाँ पे अरे ये क्या कर रहे हो ये विस्मय बताता है। इस प्रकार कई सारे ऐसे शब्द हैं जो अव्यय के तौर पर कहीं भी परिवर्तन लाते नहीं हैं, यानी कि उस शब्द में परिवर्तन नहीं होता है, वो चाहे लिंग परिवर्तन हो, वचन परिवर्तन हो या काल परिवर्तन हो, ऐसे शब्द कहीं भी अपना मूल स्वरूप बदलते नहीं हैं। इस तरह से अव्यय हमने देखे। वर्कबुक का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। परिच्छेद में शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर उन्हें शब्दकोश क्रम में लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जो इस शब्दों को हमें शब्दकोश के क्रम में लिखने हैं। तो देखते हैं, ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार, ईमानदार, आदमी, संदेह, दृष्टि, पद और दोष। इस सारे शब्दों को हमें शब्दकोश के क्रम में लिखने हैं। तो जवाब कुछ इस तरह बनेगा शब्दकोश के क्रम के मुताबिक। पहला शब्द होगा ईमानदार आदमी, दूसरा चोरी, ठगी, डकैती, तस्करी, दोष, दृष्टि, पद, भ्रष्टाचार और संदेह। इस प्रकार शब्द के कोश के क्रम में लिखे जाते हैं। वर्कबुक का अगला प्रश्न है खाली खानों में अपनी बुद्धि से सही अक्षर भरकर नाम स्पष्ट कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, एक पजल है और इन्हीं पजल में हमारे भारत के कई क्रांतिकारी के नाम छिपे हैं। इसे हमें शब्द लगाकर इस क्रांतिकारी के नाम ढूंढने हैं। तो चलो मैं आपको एक मदद करता हूँ। पहला मैं अ शब्द लगाता हूँ तो बन जाएगा अजित सिंह। तो ये रहा एक पहला नाम अजित सिंह। दूसरा शब्द रखता हूँ र तो बन जाएगा नाम सावरकर। और द शब्द रखता हूँ तो नाम बनेगा अमीर चंद और दूसरा नाम बनेगा राम प्रसाद बिस्मिल। और एक खाने में शब्द रखता हूँ य और दूसरा शब्द रखता हूँ पाल, तो इसे बनेगा हमारा नाम यशपाल। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे द्र रखता हूँ और दूसरा शब्द रखता हूँ ल, यानी कि नाम बनेगा सचिंद्र सान्याल। और एक शब्द रखता हूँ द, तो इसे बनेगा हमारा नाम चंद्रशेखर आजाद और दूसरा नाम बनेगा बटुकेश्वर दत्त। और एक शब्द रखते हैं ग, तो बन जाएगा नाम हमारा भगत सिंह और मंगल पांडे। इस तरह से हमारे क्रांतिकारी के नाम हमने ढूंढ निकाले। वर्कबुक का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित परिच्छेद का शुद्ध रूप से अनुलेखन कीजिए। यानी कि आपको जो दिया गया जो पैराग्राफ है वर्कबुक में, उसको दोबारा लिखना है पैराग्राफ वर्कबुक में। प्रश्न नंबर 10, मेरा प्रिय नेता विषय पर निबंध लिखिए। तो यहाँ पे जो विषय है वो है भगत सिंह, इनके बारे में आपको निबंध लिखना है। तो ये दोनों प्रश्न के जवाब आपको होमवर्क में लिखने हैं और ये दोनों ही प्रश्न के जवाब आपको वर्कबुक में ही लिखने हैं। विद्यार्थी मित्रों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है, इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू कहता हूँ। जो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करो, कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट भी करो और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ। और इस चैनल को अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उससे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि नए नए वीडियो और भी आने वाले बाकी है। चलो मित्रों, चलते हैं, एक नए वीडियो के साथ हम मिलेंगे दोबारा। तब तक के लिए बाय बाय।